हाँ तो भाई अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 11 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवर्ती प्राप्त कीजिए। यानी बच्चों आपको आवर्ती निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और आगे भी पूछा है क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है, क्या व्याख्या करनी है आपको। तो आपको क्या करना है बच्चों, वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवर्ती प्राप्त करनी है कि परिक्रमण आवर्ती कितनी होगी। तो सर इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो प्रश्न संख्या 11 है उसमें हमें पहले से पता चला है कि सर प्रश्न संख्या 11 में हमने देखा था कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस प्रकार से गति कर रहा था। एक मैग्नेटिक फील्ड था बच्चों, इस प्रकार से एक मैग्नेटिक फील्ड था। हाँ सर, और उस मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या देखा था सर, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये देखा, पहली बात इस मैग्नेटिक फील्ड का मान था बच्चों 6.5 गाउस, ठीक है सर। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो परपेंडिकुलर गति कर रहा था, यानी उसको हमने परपेंडिकुलर एंटर करवाया था। तो ये मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये बच्चों इसमें ऐसे एंटर कर रहा था परपेंडिकुलर, और इसकी जो स्पीड थी बच्चों वो थी 4.8 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकंड। ये सारा डिटेल बच्चों हमें प्रीवियस क्वेश्चन में दे रखा है। फिर हमने बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाया, और जब हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाया तो बच्चों हमें यहां पर इस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स मिला जिसको अपन कह रहे हैं चुंबकीय बल। इस आवेशित कण पर बच्चों गति की लंबवत दिशा में हमें क्या मिला, चुंबकीय बल। तो हमने कहा कि भाई साहब इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, और बच्चों अगर इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है इट मीन्स ये वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। ये इस प्रकार के वृत्ताकार पथ पर बच्चों गति करने वाला है, तो ये इस प्रकार से वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। ये रिजल्ट हमें मिल चुका था, और हमने कहा था कि यहां पर जो ये वृत्ताकार गति है बच्चों, इस वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल प्रदान करता है। चुंबकीय बल प्रदान करता है, ठीक है साहब। अभिकेंद्रीय बल कितना होता है सर, mv² ओके। और चुंबकीय बल कितना है सर, QVB, और थीटा तो यहां पर 90, तो साइन 90 का मान हमने 1 पुट कर दिया था। तो ये एक्सप्रेशन अपने आता है इस प्रकार की गति में। हाँ सर बिल्कुल आता है। तो यहां से बच्चों, यहां से हमें क्या करना है, सवाल ने हमसे पूछा गया है परिक्रमण आवर्ती पूछी है बच्चों, हमसे क्या पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो चलिए इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। यहां पर बच्चों जब आप आगे देखोगे तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, इधर v² इधर v है, तो सर एक v² उठ जाएगा, इधर का v कट जाएगा, नहीं ये हो गया सर mv/r इज इक्वल टू QB, इधर का एक v कट गया। हाँ सर, हमें बच्चों फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस r का उधर पक्षांतर कर रहा हूं और m का भी उधर कर रहा हूं। यानी बच्चों यहां से वेग v बराबर क्या आएगा सर, ये आ गया QBr/m, QBr/m। बोलो क्लियर। हाँ सर क्लियर है। अब बच्चों आप सब जानते हो v बराबर रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है सर, v बराबर r ओमेगा। ये आपने रिलेशन पढ़ रखा होगा है ना, जब भी सर्कुलर मोशन हमें पढ़ाया जाता है तो ये रिलेशन हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि सर चूंकि v बराबर होता है सर r ओमेगा। अरे v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। तो यहां से बच्चों v की जगह अपन रखेंगे r ओमेगा, तो ये अपने आ गया r ओमेगा इज इक्वल टू QBr/m। ओके क्लियर है। हाँ सर, यहां पर बच्चों r से r कट जाएगा, यहां पर बच्चों r से r कट जाएगा, देखो ये r है इधर और ये इधर भी r है, कट गया। यहां से बच्चों ओमेगा बराबर क्या आ गया सर, ओमेगा बराबर आ चुका है QB/m। और आप सब जानते हो बच्चों ओमेगा जिसे अपन कोणीय आवर्ती भी कहते हैं, इस ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2πν। अगर आवर्ती को आप न्यू या एफ जो भी लिखना चाहो, अगर आप एफ से रिप्रेजेंट करना चाहो तब तो ओमेगा बराबर 2πf लिख दो, या न्यू से रिप्रेजेंट करना चाहो तो 2πν लिख सकते हो। तो इसको अपन आगे लिखते हैं, तो हमें रिजल्ट मिल चुका बच्चों ओमेगा बराबर QB/m। हम कहेंगे चूंकि सर ओमेगा बराबर होता है 2π, है ना, फ्रीक्वेंसी को एफ लिख दूं, चलो एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप चाहो तो न्यू भी लिख सकते हो। तो ओमेगा की जगह बच्चों मैं लिख रहा हूं 2πf इज इक्वल टू QB/m। हमें चाहिए बच्चों फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी एफ बराबर हो गया QB/2π को इधर ले आओ तो ये हो गया 2πm।
ये बच्चों हमारे सामने फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ चुका है। ये बच्चों हमारे सामने फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ चुका है। अब देखो सवाल ने हमसे क्या पूछा था, हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। हाँ सर, सवाल ने हमसे ये पूछा कि आप परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए, तो हमने उसका एक्सप्रेशन प्राप्त कर लिया है। अब देखो सवाल क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है? अब आप एक चीज देखो कि ये जो फ्रीक्वेंसी आई है बच्चों, यहां पर कहीं पर भी v आ रहा है क्या? बताओ, इसके सूत्र में, फ्रीक्वेंसी के इस सूत्र में कहीं पर भी v आ रहा है क्या? जब इसमें v आ ही नहीं रहा, जब इस पर वेग आ ही नहीं रहा, तो हम कहेंगे नहीं सर, ये वेग पर निर्भर करती नहीं है। तो हम कहेंगे, हम लिखेंगे बच्चों यहां पर, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि परिक्रमण आवृत्ति इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर नहीं करती। भाई इसमें वेग आता तो हम कहते, मान लो v ऊपर आता, हम कहते जितना ज्यादा वेग होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होती। मान लो वेग नीचे आता तो हम कहते वेग जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। इसके तो एक्सप्रेशन में वेग है ही नहीं, तो हम कहेंगे साहब इस सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि परिक्रमण आवृत्ति इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर नहीं करती। इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो ये आपसे सवाल में पूछा गया था। हाँ, अब फ्रीक्वेंसी कितनी है ये भी आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। वैसे सवाल में पूछा नहीं गया था, चलो फिर भी अपन कर लेते हैं कि सर ये फ्रीक्वेंसी होगी कितनी। तो डाटा सारे दे रखे हैं, आप अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। जल्दी से मुझे बताओ एफ बराबर क्या रिजल्ट आया? सर एफ बराबर आया QB अपॉन 2πm। वैसे ये डायरेक्ट भी रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए, 2πm। अब जो जो डिटेल है वो रख दो सारी यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों मान रखेंगे अपन, मान रखिए भाई सारे। तो सर एफ बराबर हो जाएगा, एफ बराबर हो गया बच्चों, क्यू तो कितना है सर, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज तो होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ सर बच्चों, बी है मैग्नेटिक फील्ड, और सवाल में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था 6.5 गाउस, जिसको टेस्ला में कन्वर्ट करके हम लिखेंगे 6.5 इंटू 10⁻⁻4। ओके सर, अपॉन में 2 की जगह 2, हाँ सर, पाई की जगह क्या लिखोगे 3.14, और सर एम की जगह आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस पार्टिकल जो गति कर रहा है उसका मास, और पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। अब ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आराम से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये कैलकुलेशन बच्चों जब आप करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 18.2 गुणा 10⁻6 हर्ट्ज मिलेगा। इसको आप लिख सकते हो बच्चों 18.2, है ना, 10⁻6 मतलब मेगा, 10 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन जब आप करोगे बच्चों तो आपको अप्रोक्सीमेटली 18.2 के समथिंग, 18.2 गुणा 10⁻6, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। तो ये वैल्यू आपको मिलने, तो आप ना 10⁻6 को मेगा लिख सकते हो, तो 18.2 मेगा हर्ट्ज ये आपको उसकी आवृत्ति मिलने वाली है। तो ये था आपका प्रश्न बच्चों। सवाल ने मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सवाल ने हमसे ये पूछा गया था कि परिक्रमण आवृत्ति को प्राप्त करना आपको, तो हमने बच्चों उसी चीज को कि यहां पर जो वृत्ताकार पथ पर गति हो रही है उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल प्रदान करेगा। अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल किया, और यहां से बच्चों इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला प्राप्त किया, और इस फॉर्मूले में साफ जाहिर हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है, परिक्रमण जो आवृत्ति है बच्चों, वो वेग पर निर्भर नहीं कर रही है। और इसी सूत्र में बच्चों सारे मान रखने पर हमें वो फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, लगभग 18.2 गुणा 10⁻6 मेगा हर्ट्ज, सॉरी 10⁻6 हर्ट्ज, या इसी को बोल दो 18.2 मेगा हर्ट्ज। तो ये था आपका